अस्सलामुअलैकुम। चैनल पे खुश आमदीद। न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाजरीन, आज हम आपको हकीम साहब की आप बीती सुनाएंगे। हकीम साहब अपनी कहानी कुछ यूँ शुरू करते हैं कि जिन दिनों दमिश्क में मेरा मतब था, एक रोज़ शाह दमिश्क ने मुझे तलब फरमाया और एक नौजवान के इलाज का हुक्म दिया। मैंने मरीज़ से कहा कि नब्ज़ दिखाओ। उसने बायां हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे बहुत हैरत हुई कि शाही सिलसिले का आदमी होकर ये इतना नहीं जानता कि नब्ज़ दाएं हाथ की दिखाई जाती है। इस वक्त बादशाह की मौजूदगी की वजह से खामोश रहा और नब्ज़ देखकर दवा तजवीज़ कर दी। 1 महीना इलाज होता रहा और खुदा के फजल से वो तंदुरुस्त हो गया। मैंने इसको हौसले सेहत की इजाज़त दे दी। दौराने इलाज कई बार मैंने मरीज़ को देखा कि आखिरकार ये मालूम करने में कामयाब हो गया वो हमेशा बायां हाथ दिखाता है। दरअसल इसका दायां हाथ कटा हुआ था, जिसने इसे ऐबदार बना दिया था। इसने अपना किस्सा कुछ यूँ सुनाना शुरू किया कि हकीम साहब, मैं मोसिल के एक मालदार ताजिर का लड़का हूँ। मेरे वालिद के 10 भाई थे, लेकिन औलाद किसी के यहाँ नहीं थी। मैं भी अपने वालिद का इकलौता लड़का था। मेरे चचा और मेरे ताया ने मुझसे बहुत मोहब्बत की और मेरा बहुत ख्याल रखा। इनका ख्याल था कि सब भाइयों का यही अकेला वारिस है, इसलिए मेरी निगहदाश्त पर भी बहुत तवज्जो दी गई। एक रोज़ मेरे एक चचा ने मिस्र का कुछ जिक्र इस अंदाज से किया कि मुझे भी मिस्र को देखने का शौक़ पैदा हो गया। इसी दौरान मेरे चचा सामाने तिजारत ले जाने लगे तो मैंने भी इसरार किया कि मैं मिस्र देखना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, लेकिन वालिद ने चचा से अलग ताकीद कर दी कि इसको मिस्र न ले जाना, बल्कि दमिश्क छोड़ देना। मुझे मालूम न था। मैं खुशी खुशी चचा के साथ चल दिया। दमिश्क पहुंचा। हम चंद रोज़ ठहरे ताकि कुछ असबाब फ़रोख्त कर लें और कुछ नया ख़रीदें। एक रोज़ मैं शहर की सैर करने गया हुआ था कि चचा ने मौका पाकर मुझे वहीं छोड़ दिया और ख़ुद मिस्र रवाना हो गए। वापस आकर मैंने हर चंदा उनको तलाश किया, लेकिन इनका कोई पता न चला। मजबूरन इसी मकान में रहने लगा जो हमने किराए पर ले रखा था। एक शब मैं आज़रदा बैठा था कि एक नौजवान औरत अंदर आई और कहने लगी कि जब से तुम यहाँ आए हो मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। फिर वो मेरे करीब बैठ गई। मैंने वो रात बड़े लुत्फ़ से बसर की। सुबह को जब वो जाने लगी तो मैंने 10 दीनार पेश किए। वो मुस्कराई और अपनी जेब से 20 दीनार निकाल कर मेरे आगे डाल दिए और चली गई। मैं हैरत से उसको देखता रहा। तीसरे रोज़ शाम को वो फिर आई, तमाम शब मेरे साथ रही। सुबह को चलते वक्त 20 दीनार मेरे आगे डाल दी। मैंने कहा, तुम मुझे दीनार क्यों देती हो? वो हंसकर बोली कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। गर्ज़ इसी तरह वो रोज़ाना आती रही, यहाँ तक कि मैं भी इससे काफ़ी मानूस हो गया। एक रोज़ वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हें मुझसे कोई ज़्यादा खूबसूरत औरत मिल जाए तो क्या करोगे? मैंने कहा कि मैं उसकी तरफ तवज्जो न करूँगा। वो बोली कि अच्छा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगी। तीसरे रोज़ वो अपने साथ एक नौजवान औरत लाई जो हकीकतन अपने हुस्न का जवाब नहीं रखती थी। फिर मुझसे कहने लगी कि बताओ, ये औरत मुझसे ज़्यादा हसीन है या नहीं? मेरे मुँह से बेख्तियार निकल गया कि हाँ। वो कहने लगी कि अच्छा, आज तुम इसके साथ रात गुजारो। चनाचे हम दोनों को उसने एक तन्हा कमरे में लिटा दिया। सुबह को जब मैं बेदार हुआ तो देखा कि वो नई हसीना मरी पड़ी है। वो मेरी साबका आशिका का कहीं पता नहीं। मैं बहुत हैरान हुआ और अपने बचाव की खातिर घर ही में कब्र खोदकर इस मजलूमा को दफन कर दिया और ज़मीन बराबर करके मकान को ताला लगाया। फिर मालिक मकान को 1 साल का किराया पेशगी देकर खुद मिस्र चला गया। वहाँ चचा से मुलाकात हो गई। मैं इनके साथ चंद माह रहा और फिर सैरो सयाहत के लिए दूसरे मुल्कों में चला गया। गर्ज़ इस तरह मैं 3 साल इधर उधर फिरता रहा, लेकिन लाश वाले मकान का किराया हमेशा वक्त पर भेजता रहा। एक बार मैं किसी ज़रूरत से दमिश्क आया। रास्ते में चोरी हो गई और मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया। मैंने अपना मकान खोला ताकि कुछ सामान फ़रोख्त करके रुपया हासिल करूं। वहाँ मुझे हार पड़ा हुआ मिला। मैंने समझा कि मकतूला का हार है। उसको बाज़ार ले गया और जौहरी को दिखाया।
اس نے چوری کا شبہ کر کے کوتوال شہر کے حوالے کر دیا۔ کوتوال مجھے قاضی کے پاس لے گیا۔ میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ یہ ہار میرا ہے، لیکن قاضی صاحب کو بھی یقین نہ آیا، چنانچہ مجھے بہت مار پڑی۔ میں اصل واقعہ تو ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں قصاص میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ مجبوراً میں نے چوری کا اقرار کیا اور میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا گیا۔ میں اپنے سابقہ مکان میں آیا تو مالک نے رہنے نہ دیا کیونکہ میں مشتبہ ہو چکا تھا۔ میں نے ایک دوسرا مکان کرائے پر لیا اور وہاں رہنے لگا۔ پھر دوسرے دن کوتوال آیا اور کہنے لگا، بتاؤ تم نے یہ ہار کب اور کہاں سے چرایا تھا؟ میں نے کہا کہ بھائی اب تو مجھے اس کی سزا بھی مل چکی ہے، پھر دوبارہ کیوں پوچھتے ہو؟ کوتوال نے کہا کہ جس لڑکی کا یہ ہار ہے وہ عرصہ دراز سے غائب ہے، اور جس مکان کو تم نے خالی کیا ہے اس میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں کہ وہ شاید لڑکی وہیں قتل کی گئی تھی۔ میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ چنانچہ مجھے والی دمشق کے حضور میں پیش کیا گیا۔ میں نے سوچا کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے اصل واقعہ بتا دینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے شروع سے آخر تک کل واقعہ والی دمشق کے حضور میں عرض کر دیا، جسے سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مجھے تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ خیر، میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل وہ دونوں عورتیں جو تمہارے پاس گئی تھیں میری سوتیلی لڑکیاں تھیں۔ ایک قتل ہو گئی اور دوسری بھی اس دنیا میں نہیں۔ کم اصل سے وفا کی امید نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بدکاری کا انجام بھی بھگت لیا۔ اب میری ایک لڑکی ہے، میں اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم پر سے بدنامی کا دھبا دور ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے میرا علاج کروایا اور جلد ہی میری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ہم میاں بیوی خوش و خرم سے زندگی بسر کرنے لگے۔